सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिजिक्स का वॉल्यूम 1। बेसिक से ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। जिसने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी पूरे जीवन काल में, उसको भी समझ में आ जाएगा। बस करते यू हैव टू बी रेगुलर एंड यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम हियर। तो चलो पहले मैं कुछ अपन लोग थोड़ा सा जल्दी करते हैं काम। मैं तुम्हें कुछ आइडियाज देता हूँ, ठीक है। और तुम्हें लगेगा हाँ ऐसे आइडिया पे ही काम करना चाहिए ताकि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और मेहनत भी कम करना पड़े। देखो, सबको दिख रहा है क्या? देखो, यस यस सर। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है। केमिस्ट्री में जो चैप्टर है दैट इज केमिस्ट्री में जो चैप्टर है दैट इज गैसियस स्टेट। जैसे सॉलिड स्टेट होता है वैसे गैसियस स्टेट होता है। और एक और चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, वो होगा थर्मोकेमिस्ट्री। क्या होगा भैया? थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री। देखो, ये वाला चीज जो ये वाला पोर्शन है मुझे ही पढ़ानी है तुम्हें, ठीक है। ललित सर तो फिजिकल पढ़ाएंगे नहीं। तो मान के चलो 2 से 3 सवाल तुम्हारे केमिस्ट्री में यहाँ से बनने वाले हैं। 2 से 3 सवाल पक्का है। 2 से 3 सवाल और बहुत बेसिक फॉर्मूला बेस्ड बनेगा, बहुत बेसिक। और इसी चीज को ना फिजिक्स में भी अपने को पढ़ना है, केटीजी के नाम से पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसमें थोड़ा सा मान के चलो 20% का, 15 से 20% का डिफरेंस आएगा। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है, हम टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा गैसेस स्टेट में ना हम वंडरवेल गैस इक्वेशन भी पढ़ेंगे, मतलब रियल गैसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, वंडरवेल गैस इक्वेशन वगैरह। और यहाँ पे हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स में ये सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे भी है थर्मोडायनामिक्स। अब केटीजी से तुम्हारा 2 सवाल पक्का है। और थर्मोडायनेमिक्स से यहां से अगर कुछ भी नहीं आया, मान के चलो तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, तो एक क्वेश्चन तो आना ही आना है और 2 सवाल तो आना ही आना है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम 2 सवाल आता है थर्मोडायनेमिक्स से, और नहीं तो 3 सवाल आता है। तो ये 5 मार्क्स के तुम्हारे यहाँ पे हो जाएंगे, और ये दोनों मिला के 3 मार्क्स का यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर तुमने ये चैप्टर सही से पढ़ लिया तो 8 मार्क्स अभी अभी हो जाएंगे, 8 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि 2 से 3 सवाल फिजिकल केमिस्ट्री में आने ही आने हैं, और यहाँ से 2 और यहाँ से 3 तो आता ही है हर साल का, ये देखा गया है, ठीक है। सर मिनिमम आपने 5 और मैक्सिमम 8 पर्स में होगा। है, बस में फोटो होना चाहिए, कोई सा भी फोटो चिपका के दे दो। हाँ तो गाइस, तुम्हें समझ में आ रहा है? सर तो ये तो देखो, बीटी के फिजिकल, लिए है ना तुम्हारे अपना। फिजिकल का टीचर मैं ही हूँ, अगर कोई और आया तो अलग मसला है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले फिजिक्स वाला पढ़ते हैं, और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, केमिस्ट्री वाला भी कर लेंगे। फिजिक्स वाली डीपीपी अलग से लगा लेना, केमिस्ट्री वाली डीपीपी बाद में दे दूंगा, उसको भी लगे हाथ लगा देना। इसको लगे हाथ खत्म कर लेते हैं ना, क्योंकि मैं जब फिजिकल फिर पढ़ाऊंगा तो कौन फिर से वही पढ़ेगा। एक ही बार में दोनों डीपीपी तीर, की एक पीवाईक्यू। एक तीर से दोनों निशाने कर लेते हैं। हाँ, पीवाईक्यू भी लगा लेना, ऑफ कोर्स। ठीक हाँ है। हाँ। और ना एटम में भी सिर्फ सेम मैं वही करने वाला हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से सिर्फ एक ही सवाल आता है, जनरली देखा गया है एक सवाल आता है, कभी कभी 2 भी आ जाए। ठीक है। कहाँ सिग्नेचर करना है? यहाँ बॉल पेन से। लीजिए, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि ऐसे ही एटम में करना है, एटम से 1 से 2 नंबर तुम्हारा वहां आता है, ठीक है। और वही 2 नंबर आ जाएगा तुम्हारा फिजिक्स में। तो लगे हाथ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो आज केमिस्ट्री वाला ठीक है। पोर्शन एटम में खत्म करवा देता हूँ। अरे कौन बार बार झंझट पालेगा यार। ठीक है। ठीक है। एक ही साथ सब कर लेते हैं, ठीक है। तो आज केटीजी होगा या ये एटम होगा?
केटीजी होगा, अभी अभी केटीजी होगा, रात को एटम होगा। अभी केटी, हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है। है, तो चलो शुरू करते हैं। क्यों? सर बताइए। कल जो कल वो जो क्वेश्चन बनाए थे ना, तो हाँ उसमें सर हाँ, एक प्रॉब्लम था। अरे वो रात वाले क्लास में पूछ लेना ना। ओके ओके। अभी वॉल्यूम 1 की क्लास चल रही है, वॉल्यूम 1 पढ़ो पहले। अच्छा, जब ये हम लोग थर्मो खत्म कर लेंगे, थर्मो खत्म कर लेंगे तो हम पीछे चलेंगे फिर। तुम लोग जहां से कहोगे बोलोगे कि सर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अब मैग्नेटिज्म नहीं नहीं और नहीं नहीं, आपका अरे एनएलएम। थर्मो में इस क्लास में सिर्फ 11th का पोर्शन होगा। इस क्लास में ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 11th का पोर्शन होगा, 12th की बात नहीं करना। और जो रात को ओके क्लास ओके होगी ठीक है उसमें 12th का पोर्शन होगा, उसमें 11th की बात नहीं करना। ठीक है? सर ठीक रोटेशनल ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए। क्या कह रहे हो? सर रोटेशनल स्टार्ट कर दीजिए। अरे रोटेशन, इनको अगर एनएलएम नहीं आएगा तो रोटेशन कहाँ से पढ़ेंगे ये लोग? भाग जाएंगे सब क्लास छोड़ के, 5 लोग बचेंगे क्लास में। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा कैसे मुझे पढ़ाना है, और तुम लोग को समझ में भी आ जाएगा। और जो एक बार पढ़ चुके हैं उनका बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस यहाँ से इंट्रोडक्शन से। देखो क्या है ना कि यहाँ पे गैसियस स्टेट, हम किसी भी यहाँ पे इसको ऐसे समझो, गैसियस स्टेट या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गैसियस स्टेट या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम गैस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके एजम्पशंस के बारे में हम देखेंगे कि गैस है क्या। ठीक है गाइज? ठीक है। एक चीज और, जहां से केमिस्ट्री वाला पोर्शन शुरू हो तो वहां से बता दीजिएगा कि यहाँ से जो है पोर्शन केमिस्ट्री का शुरू है, तो हम अरे लोग मतलब वो कर अबे लेंगे। सेम है, सेम है, कोई ना तो फिजिक्स का पोर्शन है इसमें, ना ही केमिस्ट्री का पोर्शन है। दोनों नहीं नहीं, चीज आप एक अभी है। कह नहीं रहे थे कि जो बस बस है, पंद्रह दो परसेंट टॉपिक। एक्स्ट्रा होगा, बस 15% एक्स्ट्रा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है? हाँ हाँ, वही बता वंडरवाल दीजिएगा गैस बस। इक्वेशन, टेम्परेचर, ठीक है मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, यही एक्स्ट्रा होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? ओके 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 तो चलो ओके। हम पहले देखेंगे कि गैस क्या है, काइनेटिक थ्योरी क्या है, मतलब गैस को स्टडी करने के लिए जो काइनेटिक थ्योरी बनाई गई वो क्या है। ठीक है? और अगर कोई भी गैस है तो उसका प्रेशर होगा, क्योंकि तुम देखते होगे सिलेंडर में गैस भरा जाता है, तो एक सिलेंडर का ये रहता है कि इतना प्रेशर झेल सकता है कि नहीं? अरे रहता है ना। यस सर। बॉलून हवा भरते हो, कैसे फट जाता है? क्योंकि वो एक उसकी उसके वॉल्स जो है ना, उसके वॉल्स जो है उनका एक मतलब ऐसा है कि फिक्स है कि इतना प्रेशर ही झेल सकता है और इतना ज्यादा ही एक्सपेंड हो सकता है कि नहीं? उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ नहीं रहा हो है? सकता है। क्या है यस। ठीक क्या है। है देखो गैस क्या है, गैस ऐसा चीज है ना कि जैसे सॉलिड लेते हो तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, मतलब एक मॉलिक्यूल सॉलिड क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके चिपक के क्या बना रहे हैं, किसी भी क्रिस्टल को बना रहे हैं, यही तो सॉलिड है ना? यस सर। तो इनके दो पार्टिकल्स के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। बात समझ में आ रहा है? इनको तुम ऐसे ही नहीं तोड़ सकते हो विदाउट एनी फोर्स। ठीक है? तो इसकी वजह से इनका शेप भी फिक्स होता है और इनकी साइज भी फिक्स होती है। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता है। गैस एक तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं। मान लो ऑक्सीजन गैस है तो उसमें ऑक्सीजन का एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है, इनमें बहुत गैप होता है और इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है? तो ये क्या होता है ना कि इनका पोजीशन चेंज होता रहता है, कोई इधर टहल रहा है, कोई उधर टहल रहा है। इनको तुमने कप में भर दिया तो इनका जो साइज हो जाएगा कप के साइज का हो जाएगा। इनको तुमने सिलेंडर में ले जाके डाल दिया, इनका साइज सिलेंडर का साइज का हो गया। तुमने खुले आसमान में छोड़ दिया तो इनका साइज पूरे खुले आसमान के जैसा हो जाएगा, ये बहुत दूर दूर तक फैल जाएंगे। बात में समझ में आ रहा है? यस सर। लिक्विड में क्या है, लिक्विड में कम होता है लेकिन अलग नहीं हो जाते। बात समझ में आ रहा है? यस सर। लिक्विड में उनका वॉल्यूम नहीं चेंज होता है कभी, उनका वॉल्यूम शेप फिक्स चेंज होता हो है, जाता है, शेप चेंज हो जाता है। यस सर। साइज चेंज हो सकता है। तुम ग्लास में भर दिए अलग साइज है, तुमने किसी और चीज में भरा, लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज होता है कि नहीं? यस सर। अच्छा, गैस में कौन सी चीज होगी जो नहीं चेंज हो रही होगी? क्योंकि रिजिड बॉडी में तो ना तो सेज शेप चेंज हो रहा है, ना तो साइज चेंज हो रही है। अरे अगर कोई मान लो ईंट है, कभी उसको तुम बाल्टी में ले जाके डालो, क्या बाल्टी के आकार का हो गया, बाल्टी जैसी साइज पे हो गई उसकी? नहीं ना। पर वाटर को बाल्टी में डाला तो बाल्टी के साइज का हो गया, गैस को बाल्टी में डाला बाल्टी के साइज का हो गया, है कि नहीं? यस सर। लेकिन एक चीज है जो तीनों की फिक्स है, क्या है सर बता? वॉल्यूम। ना,
वॉल्यूम, अच्छा तुम बताओ, मैंने उसको, मान लो मैंने उसको कोन में डाल दिया, तब तो उसकी वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम के बराबर होगी, है कि नहीं? यस सर। है ना? लेकिन अगर उसको मैंने सिलेंडर में डाला तो सिलेंडर की वॉल्यूम के बराबर होगी गैस, क्योंकि गैस तो पूरे में फैल जाएगा ना। बोलो ना, गैस तो पूरे में फैल जाएगा ना, तो वॉल्यूम तो चेंज हो गया। कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही है? सर मोल्स, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल। गारंट, सही बात, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, और क्या नहीं चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहा है कि नहीं? कितने लोग कह रहे हैं हाँ सही बात है? तो यस सर। इसका मतलब गैसियस स्टेट पढ़ने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जानना बड़ी आवश्यक है, क्योंकि देखो, जैसे ईंट का मास होता है कि नहीं? किसी भी सॉलिड चीज का हमें अध्ययन करना था पूरे फिजिक्स में, तो हम उसके मास को लेकर अध्ययन कर रहे थे ना। ना, अरे मास को ही तो लेकर अध्ययन कर रहे थे। जी। यस सर। उसकी मात्रा कितनी है हम मास को देख के बताते थे। अगर मैं बोलूं आलू 1 किलो है, एक एक मान लो तुम्हारे पास आलू 1 किलो है और इसके पास आलू 5 किलो है, तो मैं बोलूंगा कि किसके पास मात्रा ज्यादा है, तो ऑफकोर्स जिसके पास 5 केजी है। लेकिन गैस के केस में हम देखेंगे यार, किसी इतना गैस और उतना गैस कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स ना बहुत दूर तक एक्सपेंड हो सकते हैं। अरे तुम ही सोचो ना, तुम उसी गैस को इतने छोटे बर्तन में बंद कर दो, और उसी गैस को तुम चाहो तो इतने बड़े बर्तन में बंद करो, है कि नहीं? ये इसके बॉर्डर में भी पूरा फैल जाएगा और इसके बॉर्डर में भी पूरा फैल जाएगा, तो तुम्हें पता चलेगा क्या कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है। अच्छा चलो, एक एक मान के चलते हैं, तुमने एक ईंट लेके आए और उस ईंट को इतने छोटे से बर्तन में रख दिए, तुम्हें पता चल रहा है ना कि इसमें एक ही ईंट है। और अगर यस इसको सर। बहुत बड़े से बर्तन में रखोगे तो क्या है, 10 ईंट हो जाएगा? नहीं, वो भी कहीं यहीं पड़ा होगा, तो तुम देख के बता दोगे दोनों में मात्रा सेम है। लेकिन ये गैस है, इसको छोटे से बर्तन में रखे हो और इसको बड़े से बर्तन में रखे हो, तो दोनों में क्या तुम्हें लगेगा, अरे यार इसमें इसमें भी पूरा गैस फैला हुआ है और इसमें भी गैस पूरा ही फैला हुआ है। तो हम गैस के लिए जो यूज करेंगे इसकी मात्रा को मापने के लिए, दैट इज मोल। मोल। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर? यस सर। यस सर। अब जब मैं तुम्हें फिजिकल पढ़ाता तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाता, क्या पढ़ाता? मोल 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 कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। अब यहीं पे अब तुम पढ़ लो मोल कॉन्सेप्ट। अब देखो मोल क्या होता है, तुम याद करो, जैसे तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एसआई यूनिट, जब पढ़ा होगा तो तुमसे बोला गया होगा कि कौन कौन सी ऐसे क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल है। उसमें लास्ट में लोगों ने बोला होगा मोल इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, याद है? सर। जी। यस सर। अरे बोलो, बोलो। यस सर। तो ये जो मोल होता है, मान लो किसी भी मान लेते हैं, हाँ किसी भी गैस का, या मतलब ये डिफाइन ही गैस के लिए है, ठीक है? हम लोग इसको डिफाइन ही करेंगे गैस के लिए जनरली, ठीक है? तो मोल का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी उसके लिए हो सकता है। लेकिन मोल का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ किसी भी कोई भी गैस, मान लो O2 गैस है, H2 गैस है, N2 गैस है, तो हो सकता है कि मान लो ये W ग्राम गैस है, किसी भी कोई भी गैस है या कोई भी पदार्थ है या कोई भी पार्टिकल है, मान लो W ग्राम गैस है, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। तो मैं बोलूं कि इसका मोल कितना होगा, तो मोल इज इक्वल टू होता है इसका वेट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। जो भी कह लो, ठीक है? अब देखो, ये एटॉमिक मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एटम है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है बोलो? अरे यही होता है ना, इसका इसका यस इसका सर। इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका एटॉमिक मास 16 16। है। अब 16 मतलब इसमें एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज एटॉमिक मास। और Yes, sir. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, टर्न। ठीक है? तो अगर मैं बोला जाए कि इसका एटॉमिक मास क्या है,
तो इसका एटॉमिक मास जो है दैट इज 16। लेकिन ये अगर O2 हो जाए तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल बन गया। तो अब इसका मैं बोलूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ पे एटम था तो एटॉमिक मास लिखूंगा, और ये मॉलिक्यूल बन चुका है तो मॉलिक्यूलर मास, 32। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 32। तो सर जी ऑक्सीजन का 2 एटम है तो 2 गुणे 32। 16 दैट इज 32। अगर मान लो मैं वाटर लूं, मैं बोलूं इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूल है या एटम? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। इसका 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 मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो बोलोगे 14। हाइड्रोजन, तो 2 होगा गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। प्लस 16। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। 16। 18। हो गया, 18 हो गया। तो जब भी नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो वेट में मॉलिक्यूलर मास से भाग दे दो, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, होता ये है, जैसे होता ये है कि लोगों ने बोला कि मान लो कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, गैस कोई भी हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस गैस का मैं 1 मोल लूं, अब देखो कोई भी गैस है वो किससे मिलकर बना है? नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, अपने अणुओं से मिलकर बना है कि नहीं? यस यस सर। अरे मान लो ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सोचो इट्स ऑक्सीजन गैस, मान लो ऑक्सीजन गैस है। अब मैं बोलूं कि अब इसको कैसे मापोगे? हम केजी ओजी में नहीं मापते हैं और ना ही वॉल्यूम में मापते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो फिक्स ही नहीं है। मास फिक्स हो सकता है, गैस का मास फिक्स हो सकता है, पर वॉल्यूम तो फिक्स होता नहीं है ना? यस सर। तो इसको हम मापते हैं हमेशा मोल में, क्योंकि मोल हमेशा फिक्स है। तुम चाहे इसको जिस भी बर्तन में रख लो, अगर ये 2 मोल का गैस है तो 2 मोल ही रहेगा, ठीक है। तो एक गैस जो है किससे मिलके बना है भाई? अपने पार्टिकल से ही तो मिलके बना है। ऑक्सीजन के बहुत मैं बोल रहा हूँ O2 गैस है, तो इसका मतलब है इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं? यस सर। तो बोला गया कि मान लेते हैं कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, कोई भी गैस, चाहे O2 हो, N2 हो, H2 हो, फलाना ढिमकाना, या कोई भी मॉलिक्यूल हो, और वाटर ही क्यों ना हो। अगर मुझे ये पता करना है, कोई भी गैस, अगर मुझे ये पता करना है कि वो कितने, अगर मान लो N मोल का है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ये देखा गया कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है Na के बराबर है। किसके बराबर भैया? बोलो। Na। Na को बोला जाता है आवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस ठीक है। नंबर जी। आवोगाड्रो नंबर जो है किसके बराबर होता है? सर स्मॉल ए नहीं रहेगा। 6.022 into 10 to the power 23। नंबर्स के बराबर, ठीक है। मतलब सर कैपिटल ए होता है इसमें। क्या? हाँ कैपिटल ए ए, कैपिटल होगा ये ये तो सर। सोडियम हो जाएगा, सॉरी ये सोडियम होगा। हाँ Na, राइट राइट, यू आर राइट गाइस, ठीक है Na। तो इसका मतलब ये है कि भैया अगर 1 मोल गैस है तो इसमें कितने सारे पार्टिकल हैं, देखो बहुत सारे। 6.03 into 10 to the power 23। ये नंबर बहुत छोटा है या बहुत बड़ा? बहुत बड़ा बहुत बड़ा है। तो अगर n मोल गैस होता तो कितने पार्टिकल होता? n into Na। यस सर। यस सर। है कि नहीं? इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो पहला फॉर्मूला तुमने ये सीखा कि इसका वैल्यू जो होता है, किसका वैल्यू? मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मोल इज इक्वल टू क्या गिवन वेट होता है? अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास किसमें? मास ग्राम में कि केजी में? ग्राम में। ग्राम में अपान मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सबको निकालना आ गया? यस सर। यस चलो सर। ग्लूकोज, यस सर। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास बनाओ। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 O6। बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। अब तुम्हें बताना है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बताओ। सर 180 होता है क्या? कैसे निकालोगे? बोलोगे कार्बन का 6 अणु है, 6 एटम है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई कार्बन। कार्बन क्या होता है? 12। कार्बन का 12 सर। एटॉमिक मास क्या होता है? 12। जिसको नहीं आ रहा होगा बोल देना। प्लस हाइड्रोजन 12 है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1। प्लस ऑक्सीजन 6 है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है बच्चा लोग? 16। ठीक, अरे याद है ना टेबल? केमिस्ट्री वाले ने हाँ टेबल नहीं सिखाई? सर याद है। जोड़ के बताओ, जोड़ के बताओ फटाक से।
180। सर 180 सर। गॉट इट। तो अगर किसी का भी मुझे मोल निकालना हो तो मैं मोल निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है यस यस सर। सर। ठीक है ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, पहला बात तुमने समझा, मोल के बारे में समझा कि मोल क्या है। मोल क्या है कि अगर एक अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स को एक पास इकट्ठा किया जाए तो एक मोल गैस बना देंगे, सीधी बात है कि नहीं, है ना? और इस मोल का जो फॉर्मूला निकल के आया वो था मास अपन मॉलिक्यूलर मास, सिंपल। यस सर। ठीक है, मास अपन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है, मास को हमेशा ग्राम में रखेंगे, मोल निकल के आ जाएगा। अब एक बात और, हम अगर गैस की ही बात कर रहे हैं, गैस की हमें बात, अरे कौन है चचा, माइक ऑफ कर लो, बहुत नॉइज आ रहा है। अब तुम सोचो, अगर हम गैस की ही बात कर रहे हैं तो देखा गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, एसटीपी पर, अभी हम आगे बताएंगे एसटीपी एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है। एसटीपी पर देखा गया, एसटीपी पर किसी भी अगर गैस को लिया जाए, किसी भी गैस को, चाहे जो भी गैस हो, ठीक है, किसी भी गैस को लिया गया तो देखा गया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब एक चीज आती ऐसे है कि देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ जो गैसेज है, हम पहले एक पॉस्टुलेट तैयार करेंगे, पॉस्टुलेट तैयार करेंगे अपने मन से, हम कुछ स्टैंडर्ड चीजें मानेंगे। अभी मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा कि कुछ पॉस्टुलेट हम लोगों ने पहले से मान रखे हैं। ठीक है, ये देख रहे हो तुम, ये देखो, ये अजम्पशंस मान रखे हैं, हमने अपने मन से मान रखा है। ठीक है, ये पूरा लंबा चौड़ा एजम्पशन है, मैं बस एक्सप्लेन करूंगा, तुम लिख के लेके आना। ठीक है, अभी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर ये एजम्पशन नहीं तुम मानोगे ना तो तुम रियल गैस मान ही नहीं सकते हो किसी गैस को। ठीक है, और असली में वंडर, और इसके आगे चल के इसमें करेक्शन भी करूंगा, वंडरवाल गैस इक्वेशन बनाऊंगा। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में सवाल वंडरवाल से आता नहीं है, तो हमें रियल गैस पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ज्ञान ओरिएंटेड थोड़े ना पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ सर। हमें तो एग्जाम यस। क्वालिफाई करना है। अगर तुम 1-2 साल वाले बैच में होते तो मैं तुम्हें ज्ञान देता, पहले अच्छे से ज्ञान देता कि रीजन क्या है। लेकिन सोचो अभी एक्चुअली क्या हुआ, हमारे साइंटिस्ट लोग थे, जितनी गैसें हैं इन्होंने इसको आइडियल गैस घोषित कर दिया, अपने मन से एजम्पशन बनाया और आइडियल गैस घोषित कर दिया। बाद में अब ये आइडियल गैस घोषित किया गया ना, तो कुछ कुछ मतलब ऐसा था कि अप्रोक्सीमेट चीजें मिल रही थी। बात समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेट चीजें मिल रही थी, पूरा तो 100% बिल्कुल नहीं मिल रहा था। लेकिन बाद में वंडरवाल आए, वंडरवाल उन्होंने इसको करेक्ट किया, बोला कि चाचा मामला ऐसा है कि हमारे आसपास जो भी गैस देख रहे हो ये कोई भी आइडियल नहीं है, सारी की सारी रियल है, ये सारी की सारी रियल है, और इसके लिए आप मेरा फार्मूला लगाओ। तो जब असली में तुम एज अ साइंटिस्ट काम करोगे तो यू हैव टू गो थ्रू वंडरवाल गैस इक्वेशन, लेकिन अभी तुम एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हो तो यू हैव टू गो थ्रू आइडियल गैस इक्वेशन। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे एग्जाम में आएगा। बात समझ में आ रहा है? वंडरवाल हमारे एग्जाम में कभी नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी याद यस। आता है, कभी कभी याद आता है, फार्मूला तो एटलीस्ट अपन लोग याद करेंगे ही, लेकिन अभी अपने को आइडियल पे पहुंचना है। तो देखा ये गया कि अगर कोई भी गैस आइडियल है तो अगर 1 मोल में गैस का वॉल्यूम मापूं तो 22.4 लीटर आएगा। कितना आएगा जी? 2.4 लीटर। लीटर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी आइडियल गैस का, किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है 1 मोल आइडियल गैस का 22.4 लीटर है। कितना है भाई? 22.4 लीटर। तो अगर n मोल गैस हो, n मोल गैस हो तो कितना लीटर होगा? 10 into 2.4। 5.4। अच्छा, अगर 4 मोल गैस हो तो 8 बोलो। 88.32। ट्राई कर दो ना, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 89.6। और 4 दूनी 8, 89.6। 89, हाँ 89.6 लीटर। अच्छा, तो ये तुमने बेसिक मोल समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा एक इसका चार्ट बना लेते हैं। मान लो कभी हमारे सवाल में, अब मैं इसलिए चार्ट बनवा रहा हूँ बिकॉज आई विल यूज इन न्यूमेरिकल, कहीं से कुछ भी सवाल दे देगा, जैसे ऐसा बोलेगा, मान लो हमें मोल निकालना है, ठीक है, हमें किसी का ग्राम में भार दे दिया गया है, या फिर हमें बता दिया गया है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, या फिर हमें ये बता दिया गया है कि उसका एसटीपी पर वॉल्यूम कितना है। किस पर? एसटीपी पर। ठीक है,
हमें इससे मोल निकालना है। या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि हमें मोल दिया गया हो, कभी कभी ग्राम में भार निकालने की आवश्यकता पड़े, कभी कभी अवोगाड्रो नंबर निकालने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने की जरूरत पड़े। एन नहीं लिखता हूं इसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल लिख देते हैं, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ हो तो बोलो यार। नो सर। तकलीफ नहीं है ना? हाँ। तो अच्छा, मान लो ग्राम में भार दिया गया हो, ग्राम में भार दिया गया हो, मुझे मोल निकालना है। ग्राम में भार दिया गया है, मुझे मोल निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उसमें मुझे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना चाहिए। ग्राम में भार से मुझे मोल निकालना हो तो मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास से। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात है, ठीक बात है? अरे मैं बोल रहा हूँ कि 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम O2 गैस है। बता भाई कितना मोल है? क्या बोलो? 32 में भाग दे दो, 16 दूना 32 से। अरे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 1 मोल। सर 1 मोल आएगा। क्यों? कितने लोग कह रहे हैं? सही बात है। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा चलूं, मैं बोल रहा हूं 4 मोल कार्बन है, 4 मोल कार्बन है, या ऐसा मोल ले 4 मोल N2 गैस है, 4 मोल N2 गैस है। बता भाई कितना ग्राम है? इसका ग्राम में भार बता। क्या बोलेगा? बोल बोल जल्दी बोल। बोलेगा 4 इंटू 14 होता है ना इसका, 14 हाँ सर। यस सर 28। इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे भाग दिया ना, उल्टा चलने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसे उल्टा जाना हो तो क्या मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? बोल भाई। यस सर। मल्टीप्लाई कर दो किससे? मॉलिक्यूलर मास से। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। ये नहीं कहते ना जिसे हमको नहीं आता मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। कोई बच्चा ऐसा हो जिसे मॉलिक्यूलर मास निकालने नहीं आता, प्लीज बता दो, अभी बता दो। शर्माओ नहीं, शर्माओ। आता है सर। कोई है ज्ञानी बाबा? प्लीज मॉलिक्यूलर मास में अनुराग डाउट बताओ। हो रहा है। बोलो अनुराग। मॉलिक्यूलर मास में डाउट हो रहा है सर। हाँ थोड़ा बताओ बता बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या डाउट हो रहा है बताओ। अच्छा, हम तो हैं इसीलिए, बताओ क्या डाउट आ रहा है। देखो मॉलिक्यूलर मास मतलब ऐसा समझ लो, मान लो, देखो पहले तुमको याद होना चाहिए बेसिक बेसिक पीरियोडिक टेबल। कम से कम 15-20 का तो याद ही कर लेना, 1 से लेके 30 तक का। कम से कम 1 से लेके 30 तक का पीरियोडिक टेबल देखा कभी जिंदगी में? यस सर। हाइड्रोजन, हीलियम, अरे नहीं देखे हो? दिखा दूं? नो सर देखे हैं। हाँ, सबने देखा है, देखा है ना? यस सर। तो उसमें देखोगे ना, तो कोई भी जब एटम लिखा होगा, तो मान लो ये कोई एटम है, उसका यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं? मान लो X/Y लिखा है। अभी जो होता है, पीरियोडिक टेबल बनाया ही गया है नंबर, एटॉमिक नंबर के आधार पे। ऐसे रखा जाता है, पहले हाइड्रोजन को रखा गया है, फिर हीलियम को रखा गया है। तो हाइड्रोजन को 1 नंबर दिया गया है, हीलियम को 2 नंबर दिया गया है। तो ये नंबर इसका एटॉमिक नंबर है, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पे रखा गया है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? अरे तुमने ऐसा, तुम लोगों ने क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ सर आ रहा है। यस सर देखिए। ऐसा कुछ देखा है जीवन काल में, ऐसा पीरियोडिक टेबल? यस सर। पीरियोडिक टेबल। बोलो, देखा है ना? यस तो सर देखिए। अब यहाँ पे एल्कली मेटल होते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ लिथियम, सोडियम, है ना? हाँ सर। और यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इसको बोला जाता है S ब्लॉक, इसको बोला जाता है पूरा P ब्लॉक, इसको बोला जाता है D ब्लॉक, और यहाँ पे बनेगा F ब्लॉक जो यहीं से आएगा, ठीक है? जी सर। अरे थोड़ी केमिस्ट्री हमको भी आती है भाई, तुम लोग हमको केमिस्ट्री में बेवकूफ समझते हो क्या? हैं? नहीं नहीं सर। तो मैं बता रहा हूँ, तो ये तुम्हें कम से कम 1 से लेके, अब देखो ऐसे रखा जाता है, ऐसे पहले पे हाइड्रोजन लिख दिया, पहले पे हाइड्रोजन लिख दिया, फिर उसके बाद से हीलियम, बात समझ में आ रहा है? फिर लिथियम, अरे 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर दिया जाता है, और इसी तरीके से सजाया गया, इसी तरीके से सजाया गया। बात समझ में आ रहा है? नहीं? यस सर। चलो मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है? देखो अच्छा, हाँ यार, ये दिख रहा है तुमको? देखो देखो मुन्ना, अबे देखो, 1 नंबर पे किसको रखा गया? हाइड्रोजन को। फिर अगला हीलियम को, दिख रहा है सबको? फिर लिथियम लिथियम सर। 3 नंबर, बरेलियम 4 नंबर, बोरान 5 नंबर, कार्बन 6 नंबर, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, सोडियम 11, Mg 12, ऐसे करके रखा गया, ऐसे
एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम है, मतलब ऐसे ऐसे इसने बनाया होगा, ऐसे इसने टेबल बनाया और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते चला गया। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो ये नंबर जो है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाइड्रोजन पे मैंने क्लिक किया तो 1.0078 ये इसका एटॉमिक मास है। हीलियम का एटॉमिक मास है 4.0026, लेकिन हम बस 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? लिथियम का कितना है? 6.9, इसको हम 7 लिखेंगे। अरे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक मास 6.9 है। ये देखो बेरिलियम का कितना है? एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास जो है 9 है। बात समझ में आ रहा है? बोरान, अब देखो ऑक्सीजन में कर रहा था, ऑक्सीजन का कितना है? 8 और 15.999 है, 16 के करीब है, तो हम इसको लिखेंगे 8O16। बात समझ में आ रहा है? अरे बोल भी, अब तो समझ में आना चाहिए तुझे। जी सर, जी सर। तो यहां से सबका एटॉमिक मास तुझे रट्टा होना चाहिए। कहां से कहां तक? कम से कम 20 तक का, 20 तक का रट्टा होना चाहिए। 30 तक रट लिए तो और बढ़िया है, लेकिन 20 तक तो तुम्हें रटना ही होगा, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब ये रटने के बाद से ये सब एटम है, तो एटम का तूने 2 चीज रटा, एटॉमिक नंबर रटा और क्या रटा? एटॉमिक मास। अब यही एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मान ले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक, अब 2 ठे एटम मिलके मॉलिक्यूल बना लिए, ओ मिलके O2 बना लिए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बनेगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 गुणे ऑक्सीजन का मास 16। अब जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है? 1 और 1, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं मान ले बोलूं H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बना है, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। तो 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, तो मास इसका यहाँ रखूंगा, और 1 है ऑक्सीजन का, तो लिखूंगा यहाँ 16। कितना हो गया? 18। बात समझ में आ रहा है तेरे को? अरे जी बोल सर, आ भैया। हाँ बोल। जी सर, आ गया ये हम। आ गया ना? चल जी। H2SO4 का बता दे। अब देख, अगर तुझे नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना पड़ेगा। सल्फर कहाँ है? ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, इसका 32 है। इसका कितना है? एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32। तो कैसे लिखेगा? हाइड्रोजन के 2 हैं, 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का 16। ठीक है, बढ़िया, कर दे। बता कितना आ रहा है? तो बता लो। 98 98 सिंपल। 98 तो ए आना चाहिए। अब इसके बाद मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मान लो मोल दिया हो, मुझे बोलेगा कि 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है, नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ, तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा Na से। Na की वैल्यू याद रख लेनी है, Na को बोलेंगे अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, और अगर मान लो मुझे बोला गया कि 2 अवोगाद्रो नंबर है, इसका मतलब कितना मोल है? 2 मोल है। तो अगर अवोगाद्रो नंबर से मोल निकालना हो, अगर अवोगाद्रो नंबर से मोल निकालना हो, तो मैं किससे भाग दूंगा? Na से भाग दूंगा। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात है? अरे देख, पार्टिकल से मोल निकालना है तो Na से भाग दे दे, मोल से पार्टिकल निकालना है तो Na से गुणा कर दे। क्या भाई? अरे अभी अभी तो बताया यार, अभी इतनी बढ़िया से एक्सप्लेन करा मोल कॉन्सेप्ट। 3 बात है, इसी के लिए तुम लोग भगवा रहे हो पिछले आधे घंटे से। बोलना यार। हाँ सर। ठीक है, अच्छा समझ में। अब मान ले अगर मान ले 1 मोल गैस दिया गया है, 1 मोल गैस दिया गया, बोला जा रहा है कि इसका लीटर में कितना वॉल्यूम होगा एनटीपी पर या एसटीपी पर, तो तू क्या बोलेगा? 22.4। तो मोल से अगर मुझे गैस निकालना हो, मोल से गैस का वॉल्यूम निकालना हो, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 से। और अगर बोले कि इतना लीटर गैस है, बताओ कितना मोल है, तो भाग दे दीजिए किससे? 22.4 से। कितने लोग को ये टेबल समझ में आ गया? बोल। ठीक है, समझ में आ गया? चल मैं एक ही सवाल पूछूंगा, इसके बाद नहीं पूछूंगा। पहला सवाल सबको करना है, मैं बोल रहा हूं। 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस बोल दिया तो मतलब ये एटम नहीं रहा, मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है। बताइए इसका एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा?
पहली बात। हेलो हु इज दिस? और सर, ये टेबल बता दीजिए, कौन समझ है नहीं जी? आया। कौन है आप? सर लोकेशी। लंकेशी, आप कितने बजे क्लास में आई थी? सर हमने क्लास स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर ली थी। तो क्यों नहीं समझ में आया यार, इसमें क्या? हाँ रे, तुम लोग ना परेशान करके रखते हो। सुनो ध्यान से, सर बस 1 बार। सुन लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बस गलती इतनी सी है कि तुम बड़ी लेट से आए हो मेरे पास। अगर कक्षा 11th वाला बच्चा है पूछता है तो मुझे बड़ी सुकून मिलता है कि चलो कुछ पूछ रहा है। पर ऐसा है ना कि मतलब ऐसा होता है कि अब ऐसा हो रहा है, रावण का अंत होने वाला है और तुम सीता जी के शादी के बारे में पूछोगे तो बड़ा दुख होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखो, मान लो तुमको मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि 10 ग्राम एक गैस है, बता कितना मोल है। तो जब भी मास से मोल निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास से भाग दूंगा, और अगर और अगर मोल से मास निकालना है तो गुणा करूंगा। ऐसा सोच, ऐसा सोच, कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर मोल के तरफ जाना है, कुछ भी दिया गया हो, मास दिया गया हो, वॉल्यूम दिया गया हो, पार्टिकल का नंबर दिया गया हो, अगर मुझे मोल निकालना है तो भाग देना पड़ेगा, ऐसे सोच। और अगर मोल दिया गया और कुछ और निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा, बात खत्म। नहीं समझा? अच्छा चलो ऐसे सोच, मैं बोला 2 मोल गैस है, W निकाल, गुणा करेगा कि भाग करेगा? मोल से दूर जा रहा है ना, गुणा करेगा। किससे गुणा करेगा? मॉलिक्यूलर मास से। मैं बोल रहा हूँ N मोल गैस है, वॉल्यूम निकाल, तो मोल से दूर जा रहा है कि पास आ रहा है? पास। अबे यार, अबे मोल गैस है, वॉल्यूम निकालना है, तो मोल से बाहर जा रहा है ना, वॉल्यूम की तरफ जा रहा है। तो जब भी मोल से, देख इधर देख, मोल से दूर जा रहा हूँ तो गुणा कर रहा हूँ, देख रहा है? मोल से दूर जा रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, मोल से दूर जा रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। और जब किसी चीज से मोल को निकाल रहा हूँ तो भाग दे रहा हूँ, जब किसी चीज से मोल के पास आ रहा हूँ, मोल निकाल रहा हूँ तो भाग दे रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है लंकेशी? यस सर, यस अरे सर। सोचना, वॉल्यूम दिया गया, मोल चाहिए, मैं भाग दूंगा। मास दिया गया है, मोल चाहिए, मैं भाग दूंगा। पार्टिकल दिया गया है, मोल चाहिए, मैं भाग दूंगा। और अगर मोल दिया गया है, कुछ और चाहिए तो गुणा करूंगा। अब किससे गुणा करूंगा ये तुझे पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल बोल मैंने बोल दिया कि भाई साहब वॉल्यूम दिया गया है, मोल निकाल, तो बोलेगा मैं तो मॉलिक्यूलर मास से भाग करूंगा। नहीं, अगर वॉल्यूम दिया गया है, मोल निकालना है, तो किससे भाग करना पड़ेगा? 22.4 से। 22.4। क्लियर हुआ कि नहीं? ये बताओ पहले, सबको क्लियर हुआ? यस सर। सर ये एसटीपी क्या है? हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक्चुअली मैं तुम्हें रियल गैस इक्वेशन बताऊंगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, जब मैं सब कुछ रख दूंगा, पी की वैल्यू एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, एन की वैल्यू एक मोल गैस का, एक मोल गैस का, ये तो एन रहेगा ही। आर की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर को भी मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर रख दूंगा। तो जो वॉल्यूम आएगा ना, वो जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा n गुणे 22.4। तो अगर n मोल होता, अगर n मोल होता तो v की वैल्यू क्या होती? एक n एक होता तो 22.4 लीटर होती। बात समझ में आ रहा है? तो वहां से चीज निकाला गया, ये देखा गया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम जो है n गुणे 22.4 है, और अगर n 1 हो तो वॉल्यूम 22.4 है। मतलब एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर। बात समझ में आ रहा है तुझे? नहीं समझ में आ रहा है? तो अब तू बोल। आ रहा है सर। सारे लोग बोलेंगे यार, मेरा मूड नहीं खराब होना चाहिए। अगर किसी यस भी सर। चीज से, अगर किसी भी चीज से मूल निकालना है तो तू गुणा करेगा कि भाग करेगा? भाग करूंगा सर, भाग करूंगा। भाग करूंगा। अबे गुना मोल करूंगा छोटी सर, चीज है यार, गुना भाग देने करूंगा पे ही सर। छोटी चीजें आती हैं। और गुना अगर करूंगा। कोई, और अगर मोल से मुझे कोई चीज निकालना है तो गुणा करूंगा कि भाग? गुना। गुणा करूंगा। जैसे मैं बोला तू चल यार 2 मिनट का समय लेना पड़ेगा यार, इस पे मैं ज्यादा टाइम देता नहीं हूँ, लेकिन चल ऐसा है, 2 मोल H2 है, बता इसका मास कितना है, जल्दी बोल। तो 18 सर। 18। टूटे जाओगे। 2 मोल H2O है, मास चाहिए, गुणा करूंगा, मॉलिक्यूलर मास से गुणा करूंगा। 2 गुणे 18 36। बात समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है बोल? गुणा करेगा कि भाग करेगा? सर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, गुणा करेगा, गुणा करना पड़ेगा Na से, तो ये हो जाएगा 2 × 6.023 अगर मान ले H2O वेपर होता, अगर H2O वेपर होता, आइडियल वेपर होता, तो इसका वॉल्यूम कितना है, जल्दी बोल। बोलेगा 2 गुणे 22.4। गुणा करना पड़ रहा है ना, गुणा करना पड़ रहा है। अगर यही में बोलता
सुन रहा है ना तू? समझ में आ रहा है? यस सर। कई तो गधेड़े अभी भी होंगे जिनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अबे इसमें कुछ भी मैं रॉकेट साइंस बता ही नहीं रहा हूँ, मैं बस तेरी स्पीड तेज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली मोल से कुछ भी निकाल दूंगा और तू वहां पे अगर चू चा किए ये सर ये कैसे आ गया, उठा के पटक दूंगा क्लास में, बता रहा हूँ। क्योंकि मोल का अपने को पूरे गैसेस स्टेट में यूज करना है, तो वहां चू चा नहीं होनी चाहिए, कायदे के साथ बता रहा हूँ, ठीक है? अब चल ध्यान से सुन रहा है मेरी बात कि नहीं सुन रहा है? यस सर। अगर मैंने बोला 64 ग्राम 64 ग्राम 64 ग्राम 64 ग्राम 64 ग्राम, मान लेते हैं O2 गैस है, चल बता कितना मोल होगा? ऐसे फार्मूला नहीं चार मोल बोलेगा 64 है, मोल के पास जाना है तो भाग देना पड़ेगा, किससे भाग देना पड़ेगा? किससे भाग देना पड़ेगा बोल? 16 से सर, 16 से। 32 से का दे दो, 2 गुणे 16, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है? 16, तो 32 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 2। समझ में आ रहा है तुझे कुछ? यस सर। लेकिन मसला ये है ना, मसला ये है कि जनरली अगर सवाल पूछेगा तो ग्राम देके वॉल्यूम पूछेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मान ले इसने बोल दिया, जैसे मान ले सवाल में बोलता, अगर सवाल में बोलता 64 ग्राम O2 है, बताओ इस गैस का वॉल्यूम कितना है, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, 64 ग्राम O2 है तो इसका मतलब कम मोल है? 2 मोल है, और 2 मोल है तो कितना वॉल्यूम है? 48.4 44.4 सर, 44.4 44.8। क्लियर? तो अब जब डायरेक्टली आएगा सवाल ना, वो बात करेगा ग्राम में, मैं वैल्यू पुट करूंगा मोल, मैं वैल्यू पुट करूंगा लीटर में, जब मुझे लीटर की जरूरत पड़ेगी तब, तो तू वहां पे सवाल नहीं करेगा कि सर ये कैसे आया, ठीक है? स्पीड तेरी फास्ट होनी चाहिए, बात समझ में आ रही नहीं? नौटंकी नहीं होनी चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं क्लियर है? तो तुम लोग नौटंकी नहीं करोगे ना क्लास में? चलो एक 2 सवाल मैं और करा देता हूँ, ऐसे ही मतलब ऐसे मनोरंजन के लिए, हालांकि इस पे भी सवाल IIT JEE में भी आया हुआ है, ठीक है? IIT JEE में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा और मनोरंजन करते हैं, थोड़ा मजा लिया जाए, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है? चलो एक सवाल लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं 18 ग्राम या 54 ग्राम, ठीक है? H2O गैस है, अब हो सकता है वेपर में हो सकता है, तुझे बताना है इस गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, बिना पेन पेपर उठाए बताना है, बिना पेन पेपर उठाए। तुझे तेरा स्टेप क्या होना चाहिए? 18 ग्राम H2O मतलब क मोल? 67.2 3 मोल। कैसे? इसमें मोल निकालना है पहले, मोल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? भाग दूंगा, एटॉमिक मास से भाग दूंगा, मोल आ गया, मुझे पता है कि अगर 3 मोल है तो मोल से पार्टिकल निकालना है तो गुणा करूंगा या भाग? मल्टीप्लाई। देख, जब मोल के पास आते हैं तो भाग देना पड़ता है, मोल से दूर जाते हैं तो गुणा करना पड़ता है, खत्म बात यार, काई को कर रहा है? बता 3Na होगा कि नहीं होगा? 3Na होगा कि नहीं होगा? Na की वैल्यू रख दे, खत्म। अब ये सवाल तेरे एग्जाम में आया हुआ है, सच में। पहले तू इसको निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या सोचता होगा, मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे निकालते होगे, लेकिन ऐसे सवालों के लिए पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ रहा है? यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस चार्ट। इस चार्ट में क्या है? कुछ नहीं है, 3 चीजों से मोल बड़ी आसानी से निकलती है। कौन से 3 चीजें? जो फंडामेंटल है, नंबर ऑफ पार्टिकल हो, या फिर किसी गैस का हमें मास पता हो ग्राम में, या फिर किसी गैस का STP पर हमें वॉल्यूम पता हो। इन तीनों चीजों से अगर मोल निकालना है तो बहुत आसान है, हम भाग दे देंगे, किससे भाग देना है वो हमको पता है। और अगर मुझे मोल से इन तीनों चीजों को निकालना हो, इन तीनों फंडामेंटल चीजों को निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? बोलो, गुणा करेंगे। और किससे गुणा करना है ये हमको पता है कि नहीं? है कि नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, और जब अपन लोग लाइब्रेरी में भी करते हैं ना, तो मतलब लैब में भी काम करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, फंडामेंटल निकालना होता है। अगर तुम्हें मास्टर ने, मान लो तुम्हारे प्रोफेसर ने बोला कि 1 मोल कुछ लेके आओ, तो ऐसे ही अपन लोग निकालेंगे, ठीक है? फंडामेंटल चीजें तुम्हें आना चाहिए, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम निहायती मतलब रद्दी किस्म की पढ़ाई करे हो अब तक। मजाक कर रहा हूँ, है ना? डिमोटिवेट नहीं हो जाना, ठीक है? कोई बात नहीं आ रहा था, बुरी बात नहीं है, लेकिन अब आना चाहिए। अब तो सीख गए,
यस सर। अब तो अरे इजी था ना, इजी था कि नहीं? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा दिल को तसल्ली हो जाए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम लोग को क्या लग रहा है, मैं केमिस्ट्री बड़ी बोरिंग पढ़ाता हूँ क्या? ऐसे देख रहे हो तुम लोग, जैसे लग रहा है मतलब नहीं सर। क्या ही बकवास पढ़ा रहे हैं, ऐसा नो तो सर, नहीं लग रहा है? बोलो। नो सर, फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे हैं सर। फर्स्ट क्लास? अच्छा, कल से केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दिया जाए क्या? यस सर, यस सर, फिजिकल सर यस। फिजिकल आप पढ़ा दीजिए सर। नहीं वो तो वो तो मेरी ड्यूटी है, वो तो मैं करूंगा ही। ठीक है, एक्चुअली ललित सर पहले खत्म कर लें, फिर तो स्टार्ट करूंगा। नहीं सर, अभी तो एक क्लास लेते हैं सर बीच बीच में। अरे यार देखो, मैं पहले है ना, फिजिक्स जो है हमको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है? यस सर, यस सर, क्योंकि यस फिजिक्स जो है कम से कम तुम्हारा 50 नंबर का है, ठीक है? यस तो सर। फिजिक्स में जो मुझे पता है कि एक एवरेज बच्चा भी अपने क्लास का 25 करके आएगा, 25 प्लस करके आएगा, और अगर ठीक ठाक है तो 35 प्लस करके आएगा, मैं जितना पढ़ाऊंगा। तो फिजिकल क्या कटअप है? नहीं फिजिकल जो है 15 नंबर का तुम्हारा आएगा, 15 से 20 नंबर का आएगा, जनरली 15 से 20 नंबर का आएगा, ठीक है? इसमें से 2-4 नंबर के तो अभी फिजिक्स में ही मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? और बाकी के जो नंबर होंगे वो अपन लोग देख लेंगे, ठीक है? वो अपन लोग देख लेंगे। और वैसे भी आईनी को आईनी लास्ट टाइम में मैं छोड़ दिया था, आईनी के इक्विलिब्रियम हो गया, छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था अभी इनका दिमाग घूम जाएगा, है ना? बेसिक बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, बाकी जो टफ सवाल होते हैं मैंने जनरली कराया नहीं था। वो तो मैं वन शॉट भी लेता हूँ ना केमिस्ट्री में, तो हो जाता है, लेकिन फिजिक्स में वन शॉट से नहीं होता है, फिजिक्स में थोड़ा सा काम करना पड़ता है। सर बीएससी में तो 25 नंबर का आता है ना? बीएससी में जो तुम्हारी टोटल केमिस्ट्री होगी 25 नंबर की होगी, 25 फिजिक्स। और फिजिक्स भी जो होगा 25 नंबर का होगा। और अपने स्टूडेंट्स 20 प्लस भी करके आए फिजिक्स में, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में, ठीक है? कटअप हो जाती है सर, कटअप। देखो मैथ्स का तो कई बार होता है कि 28, 27, 30 पर भी हो जाता है, ठीक है? बायो 40 वालों का प्लस। बायो वालों को कम से कम 45 प्लस लेके आना चाहिए, बायो वालों को, क्योंकि बायो में सीटें कम है और बायो के लिए बड़े मारा मारी है, ठीक है? मैथ में 30 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ मैथ वाले हो ना तुम, सीयूईटी डाल दो फ्री में हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। सीयूईटी में स्टैटिक्स है और जियोग्राफी है, ये डाल दो, पक्का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। डाले डाले हो ना, तो बस तुम मन से पढ़ाई करके जाओ, सीयूईटी भी अच्छे से करके आना और ये भी अच्छे से करके आना। एक सीट फिक्स समझो, स्टैटिक्स वाली अपनी की सीट फिक्स समझो, ठीक है? क्योंकि पिछली बार जितने लोगों का बीएचयू में नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ था, सब सीयूईटी से चले गए, सब जितनी लड़कियां थी सब अभी पढ़ रही हैं, मतलब ऐसा था कि एकदम वीक वीक लड़कियां एमयू के मजे ले रही हैं, हम अपने ही क्लास के, क्योंकि मैंने सबका करा दिया, जितने थे सबको बोला था कि कर दो, ये फॉर्म भर दो। और जैसे ही सीटें आई, मतलब 25 सीट है, उसमें से 5 लड़कियां अपनी है, सोचो ये देखो। इंग्लिश ट्राई नहीं हुआ? क्या कह रहा हूँ? इंग्लिश? अरे यार हाँ, इंग्लिश के लिए चलो खैर छोड़ो, अभी देखो ये वॉल्यूम है, एसटीपी पर वॉल्यूम है, तुम्हें बताना है कि एक N2 गैस है, N2 ले लेते हैं या क्या ले लूं, Cl2 ले ले, Cl2 ले लेते हैं। क्लोरीन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, एक गैस है, इतना है, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस का जो है वॉल्यूम इतना है। तुम्हें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, सॉरी मैं नहीं क्यों लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, और दूसरा चीज एक और बताना है कि इसका मास कितना है ग्राम में, ठीक है? दो नंबर चीज, ऑफ पार्टिकल 2। हाँ सारे लोग बताओ, सोच के बताओ, अच्छे से बताओ, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ पार्टिकल 2 कैसे हो सकते हैं? क्लोरीन का जो होता है, क्लोरीन का जो Cl2 है, इसका Cl का जो होता है वो 35.5 होता है, एम आई राइट ना? यस सर, 71 हो जाएगा सर। क्योंकि मैं एक साल बाद फिर ये पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री वाला पार्ट साल में एक ही बार पढ़ाने का मौका मिलता है, ठीक है? सर 134.4 है क्या लीटर? हाँ 134.4।
तो इसके लिए तुम्हें पहले क्या क्या करना चाहिए, तुम पहले वॉल्यूम पे हो, वॉल्यूम से कहाँ जाओ, मोल पे जाओ, मोल से फिर कहाँ जाओ, मोल से तो कुछ भी निकाला जा सकता ना, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाला जा सकता है और ग्राम में भार भी निकाला जा सकता है कि नहीं। एक बार मोल मिल गया तो सब मिल जाएगा ना, क्योंकि मोल ही तो इनके बीच की कड़ी है। कौन कड़ी है? अरे मान लो इसकी या इसके घर से इसके घर में जाना हो, या इसके घर से इसके घर में जाना हो, तो डायरेक्ट तो पता नहीं है ना, अपने को मोल से होके गुजरना पड़ेगा। और एक बार अगर मोल पता है तो ये सेंटर है, इससे तुम कहीं पे भी जा सकते हो। तुम्हारा मन किया इसके घर जाने का, इसके घर चले जाओ, मन किया इसके घर जाने का, इसके घर चले जाओ, मन किया इसके घर जाने का, इसके घर चले जाओ, गुना भाग करके ही तो जाना है, और क्या। तो मोल से इन सबको क्या बना के रखना पड़ता होगा, रिश्ता सही सलामत बना के रखना होता होगा, ठीक है। चलो निकाल के बताओ। आज तुम लोग ना सारे लोग ना 1 से लेके कम से कम 20 तक का एटॉमिक नंबर याद करके आना, ठीक है। शाम वाले क्लास में पूछूंगा मैं, ओके। सर Na6 into Na होएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास होएगा 200। अच्छा मोल कितना है बताओ, 12 पॉइंट कुछ होगा। मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे मोल पहले यहाँ से मोल निकालना है, तो मोल की तरफ आ रहा हूँ तो क्या कर दूं, भाग कर दूं। किससे भाग कर दूं? यस सर, डिवाइड। किससे? 22.4 ठीक, 22.4। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, 6 मोल आ गया। अब मोल से मुझे Na पे जाना है तो मैं क्या कर दूं, गुणा कर दूं, 6 into Na, है ही नहीं। मोल से मुझे W की तरफ जाना है तो क्या कर दूं, गुणा कर दूं, किससे, 6 into मोलर मास 71 से, मोलर मास से। आंसर। अरे इसमें क्या रॉकेट साइंस था, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, बस तुम्हें चार्ट अगर याद हो तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। क्लियर हो गया? अरे कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको यहाँ तक क्लियर नहीं हो, ठीक है। तो बस हमें स्टार्ट, ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब जैसे क्या है ना कि कोई भी गैस है, कितना मोल गैस है, तो क्या होता है कि मान लो मैंने यहाँ पे मान लो एक कंटेनर में, माइक ऑफ कर दीजिए, क्या माइक ऑफ करा दीजिए। हाँ प्लीज माइक ऑफ कर बहुत दो। आवाज आ रहा है सर। बहुत आवाज आ रहा है सच में, तुम लोग के चक्कर में ना सच में इरिटेशन होने लगता है दूसरे बच्चों को। अब देखो जिनका भी माइक ठीक है, एक तो सस्ता वाला जो लोग ईयरफोन यूज करते हैं, प्लीज बढ़िया सा एक 100-200 रुपया और खर्च करके बढ़िया वाला ईयरफोन यूज कर लो, है ना। ठीक है, ध्यान सुनो। इसमें अगर मान लो गैसेज हैं तो होता क्या है, अब मान लो n मोल गैस है, मोल समझते हो ना क्या होता है, ठीक है। यस सर। तो क्या है कि इस n मोल गैस के पास क्या है कि बहुत सारी चीजें होगी जो अभी हमें देखना है, कि किसी इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर इसका प्रेशर क्या होगा। अब देखो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या होता है, किसी गैस को सिलेंडर में क्या करो, नीचे से आग लगा दो, तो ऐसा कई बार होता है कि सिलेंडर फट जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्रेशर बढ़ जाता है, और रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और रीजन क्या है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो हमें इन्हीं सब के बारे में स्टडी करना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंटरनल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वी हैव टू स्टडी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या करना है, इसमें वेरिएबल यही सब होंगे, पी वी टी, मोल्स और यू, ठीक है। इनके बीच में हम इनके बीच के रिलेशन को हमें देखना है कि इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसको चेंज करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई गैस किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो कंटेनर की दीवारों पे प्रेशर लगाएगा ना जी, यस सर। कितना प्रेशर लगाएगा। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, और इसके आधार पे बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया गया। तुमने इंजन देखा है, इंजन कभी? यस सर। यस सर। अरे इसी के आधार पे तो कंबस्शन इंजन जो होता है, कंबस्शन इंजन जो होता है इसी पर तो बेस्ड है ना जी, इसी पर तो बेस्ड है नहीं। अरे तुम उसको फ्यूल देते हो, तुम्हारे लिए काम करता है कि नहीं। यस सर। स्टीम इंजन का नाम सुना है? हाँ सर। यस कोयला से फ्यूल देते थे, गर्म होता था और वो इंजन काम करता था, तुम्हारी रेलगाड़ी आगे जाती थी। तो इसके यस आधार सर। पे अब ये थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्ट होगा। मतलब इंसान क्या है ना, हर चीज को सोचता है कैसे अपने रियल लाइफ में यूज करें। तो इन लोगों ने गैस को भी अपने रियल लाइफ में यूज कर लिया। कैसे? कि गैस से कैसे काम कराया जा सकता है, क्योंकि गैस के पास एनर्जी है।
गैस के पास एनर्जी है। अब उस एनर्जी को हम लोग इंजन के रूप में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों के रूप में यूज करते हैं। तो उसी को हम देखेंगे। प्रेशर कुकर तुमने देखा है? प्रेशर कुकर, उसी से तो हीट इंजन का आविष्कार हुआ था। यस सर। तो यस सर। वही वही चीजें, उसी के बारे में अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलो। इसके लिए सबसे पहले हमको कुछ अजम्पशंस देखने हैं कि एक्चुअली गैस को अगर तुम्हें स्टडी करना है तो तुमको उसके रूपरेखा का पहले आकलन करना होगा। हालांकि ये आकलन जो था गलत था, लेकिन अगर ये आकलन नहीं किया जाता, पहले से अजम्पशन नहीं किया जाता, तो क्या होता फिर? फिर तो हम इसके बारे में स्टडी ही नहीं कर पाते, है कि नहीं? तो इसमें एक मॉडल डेवलप किया गया गैस को पढ़ने के लिए, कि ताकि हर एक इंसान गैस को समझ पाए, उसके लिए एक मॉडल डेवलप किया गया। और कुछ काइनेटिक एनर्जी का एजम्पशन दिया गया, कि इसके काइनेटिक एनर्जी के लिए कुछ बेसिक एजम्पशन दिया गया। बोला गया कि हर एक गैस जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनाया है। हर एक गैस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाया है, जिसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, और इसने बोला कि मॉलिक्यूल जो है, हर एक मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अनदर गैसेस। मतलब हर एक मॉलिक्यूल क्या है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ये मान लिया गया कि हर एक मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, सेम साइज का है। ठीक है, ताकि स्टडी करने में आसानी हो। मतलब एक मॉलिक्यूल को पढ़ के मैं स्टडी कर लूंगा और पूरे पे वो अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जैसे चावल तुम लोग बनाते होगे, तो चावल पक गया है कि नहीं ये पता करने के लिए क्या करते होगे? थोड़ा सा निकाल के उसे दबा के देख लेते हो। अगर दब रहा है तो इसका मतलब पक गया है, और अगर ये पक गया है तो सारा पक गया होगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही यस मॉलिक्यूल, सर। गैस में से एक मॉलिक्यूल को पकड़ के निकाल लो, इसके बारे में स्टडी कर लो कि ये कितना प्रेशर लगा रहा है। अगर ये पता चले कि ये इतना एटीएम प्रेशर लगा रहा है, तो इसका मतलब 100 है, तो 100 मिलकर प्रेशर लगाएंगे तो रिलेशन निकाल देते हैं लोग। ठीक है, और ये भी मान लिया गया कि इसका साइज नेग्लेजिबल है। ठीक है, इसका साइज क्या है? नेग्लेजिबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, दूसरा, इसका वॉल्यूम, एक एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इन्होंने माना, हालांकि इन्होंने माना है कि दैट इज स्फेरिकल। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इन्होंने माना कि इनके जो वॉल्यूम्स हैं, इसका रेडियस बड़ी छोटा है, रेडियस जो है बड़ी छोटा है। तो इसका क्या है? इस अगर रेडियस बहुत छोटा है तो इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको नेग्लिजिबल मान लो। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने बोला एजम्पशन में कि ये जो गैस है, मॉलिक्यूल जो है, किसी भी गैस का मॉलिक्यूल जो है अपने आप रेंडमली मोशन कर रहा है, और हर पॉसिबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, हर दिशा में मोशन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? Yes, हालांकि sir. बाद में इसके लिए एक लॉ दिया गया, दैट वाज मैक्सवेल लॉ था। इन्होंने बोला कि इन्होंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वेलोसिटी के रिलेशन, आर्टिकल में एक रिलेशन दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल। अभी हम आगे देखेंगे, जो वेल शेप निकल गया। अब इसमें इन्होंने बोला था कि ज्यादातर, अभी मैं वेलोसिटी बताया नहीं, लेकिन ये ऐसा समझ लेना कि ज्यादातर पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी, मतलब ऐसा समझ लो, कम है, एवरेज से भी कम है। वो अभी तुम आगे देखोगे। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया कि हर पॉसिबल वेलोसिटी से, हर डायरेक्शन में, मतलब ये मॉलिक्यूल जो है कभी इधर कभी उधर कभी इधर भाग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, इन्होंने बोला कि स्पीड, मतलब जो इनकी स्पीड है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब एक बात और बोला गया कि गैस का मॉलिक्यूल जो है कोलाइड करता है एक दूसरे से। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब तुम ही बताओ, ये जब भाग रहे हैं तो कभी ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, लेकिन इनका जो कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो कोलिजन से पहले जो टोटल एनर्जी होगी वो कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी के बराबर होगी, है कि नहीं? यस सर। और ये भी sir. बोला गया कि molecules move in a straight line between two successive collision। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में हमेशा मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, कभी भी सर्कुलर या कर्व में मोशन नहीं करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। गुड, ओके, चलो।
ये सब बहुत सारी इसके बारे में वो बोला गया कि अच्छा ये ध्यान रखना, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आगे मैं तुमसे बात करूंगा। आइडियल गैस के बारे में यही बोला गया कि दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में, मान लो ये मॉलिक्यूल फर्स्ट है और ये मॉलिक्यूल सेकंड है, तो ये दोनों एक दूसरे के बीच कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? अरे तुम बताओ, जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बीच में कोई वो नहीं लगा रहे हैं, तो क्या इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो जीरो होगा ना? हाँ सर। अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे तुम्हें और चीजें वो करूंगा, लेकिन ये एजम्पशंस तुम्हें पढ़ के आने हैं, ये सारे एजम्पशंस मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये सारे एजम्पशन एक बार पढ़ के आने हैं। हो सकता है तुम्हें समझ में आए कुछ और कुछ ना समझ में आए, ठीक है, पर कोई बात नहीं। ये एजम्पशन जरूरी है जो कि मैं अभी आगे यूज करूंगा, तो मैं तुम्हें एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि एजम्पशन क्यों लिया गया था, लेकिन अभी छोड़ो, ठीक है। अब बात करते हैं आइडियल गैस पर। आइडियल गैस पर अब यहाँ से अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। देखो गैस के बारे में एजम्पशन बोल दिया गया, तो उन्होंने बोला कि गैस के पास ना कुछ चीजें इनबिल्ट फंक्शन में है। ये गैस है, इसके पास अपना प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है, किसी टेम्परेचर पर इसकी वॉल्यूम होगी, है ना, और इस गैस का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल होगा, क्योंकि अगर गैस है तो पक्का बात है ना, कि कुछ मोल गैस रहा होगा, किसी टेम्परेचर पर रहा होगा, है ना। अब अगर इसको किसी कंटेनर में रखोगे तो उस कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम रहा होगा। अब ये जितना प्रेशर लगा रहा होगा कंटेनर पर, उससे ही पता चलेगा कि ये गैस कितना प्रेशर लगा सकता है। हर गैस अपना अलग प्रेशर लगा सकता है। तो बोला गया कि पीवी और एनटी में रिलेशन क्या है, तो निकाला गया आइडियल गैस इक्वेशन से कि जो पीवी इज इक्वल टू होता है, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एनआरटी के बराबर होता है। बोलो भाई, सही बात की गलत बात? सही है सर। सही बात या गलत? बोलो। यस सर, सही बात है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा एक चीज और बोला गया, ये आर क्या आ गया? आर क्या आ गया? इसको बोलेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कई बार इसका डायमेंशन पूछा जाता है, यूनिट पूछा जाता है, ये अभी अपन लोग निकालेंगे, ठीक है। डायमेंशन और यूनिट पूछा जाता है, ये तुम खुद निकाल सकते हो, लेकिन अभी अभी ध्यान से सुनना। एक और चीज आया, उसको बोला गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अपने को याद रखना है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है R बाई एन ए। क्या होती है भैया? R by N। R बाई एन ए। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात है? R बाई एन ए। हाँ या ना बोलो? यस सर। ठीक है। यस सर। क्या मैं R को अगर KT इंटू एन से रिप्लेस कर दूं तो PV इज इक्वल टू NA KT इंटू T हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इसी इक्वेशन को मैं PV इज इक्वल टू NRT भी बोल सकता हूँ, और इसी इक्वेशन को PV इज इक्वल टू NA KT भी कह सकता हूँ। क्या है कि नहीं? सर आपने N क्यों नहीं लिखा, स्मॉल n? कहाँ स्मॉल n लिखूं बच्चा? PV इक्वल टू NRT था ना, तो आपने R की प्लेस पर तो ये KT इंटू NA लिख दिया, और स्मॉल n क्यों नहीं लिखा फिर? ओ हाँ सॉरी, ठीक है। R की जगह पे अपन लोगों ने क्या लिखा? N इंटू, हाँ सही बात है, बहुत बढ़िया बच्चा, N इंटू NA। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। यस। अब ध्यान से सुनना। मान लेते हैं n नंबर ऑफ मोल है, तो बताओ इस मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे? कितना पार्टिकल होगा n मोल गैस में? कितना पार्टिकल होगा? कितना पार्टिकल, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? N इंटू NA। n इंटू NA। ठीक है बच्चा, मैं n इंटू NA को रिप्लेस कर देता हूँ n से, लो, तो PV इज इक्वल टू NKT लिख सकता हूँ। अब बोलो, अब ठीक है अटूफा? सर आप RV लिख दिए। हाँ PV है, PV सॉरी। आप ठीक है अटूफा? बताओ। तो यस इसका मतलब मैं PV इज इक्वल टू, जब मेरा मन करेगा तो मैं PV इज इक्वल टू, अगर मोल दिया होगा तो NRT लिखूंगा, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा तो PV इज इक्वल टू NKT लिखूंगा। ये डिपेंड करेगा मोल दिया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है। इसको कैपिटल N कर लो। ये N क्या है? कैपिटल N क्या है?
Avogadro's नंबर ऑफ Number of particles. पार्टिकल। और n क्या है? Number of moles. मोल्स। कितने लोग कह रहे हैं? ठीक बात है, ठीक है, यूज करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यही बात लिखा गया है कि अगर n मॉलिक्यूल होंगे, कोई भी सवाल आ सकता है, किसी पे भी सवाल आ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ PV = nRT पे ही नहीं रुकना है, ठीक है। PV = nRT पे ही नहीं रुकना है। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, एक चीज और, तुम n को क्या लिख सकते हो? Mass by molecular mass. PV = क्या लिख सकते हो? मास बाई Yes, sir. Molecular mass. हाँ, है ना? Yes, sir. RT। ये इसको इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो, तो क्या मैं PM = m/v RT लिख सकता हूँ? ये मास अपन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो मेरा मन करेगा ना तो मैं PM = ρRT भी लिखूंगा। तुमको कोई तकलीफ है क्या? अच्छा, यहाँ पे m ध्यान रखना है, m क्या है? Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास। ये तीन बातें में समझ में आनी चाहिए। मेरा मन करेगा तो PV = nRT लिखूंगा, मेरा मन करेगा तो PV = nKT लिखूंगा, और मेरा मन करेगा तो PM = ρRT लिखूंगा। PM = ρRT। यहाँ पे रो क्या है? Density. किसी को कोई तकलीफ? No, No, sir. sir. तो एक क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि व्हाट यू आर आस्किंग। जैसे सवाल पूछेंगे हम वैसा काम करेंगे, खत्म बात। माइक ऑफ कर दिए ना, बहुत ठीक, माइक ऑफ कर लो दोस्त, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हें निकाल के ना है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, निकाल लोगे ना? ये फॉर्मूला यूज करना, PV = nRT। इसका वॉल्यूम क्या लिख दोगे? कुछ भी लिख देना। अरे इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन लिख दो। इसका डायमेंशन मोल का डायमेंशन क्या होगा बताओ? मोल का डायमेंशन क्या होगा? मास। अरे मोल बराबर क्या है? मास अपन Molar mass. मोलर मास। ये तो नंबर है नीचे वाला, ऊपर का डायमेंशन लिख लेना, मास ग्राम में होगा, उसको m लिखो, ठीक है। इसका डायमेंशन लिख के आना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? R/n है, तो जो R का होगा वही इसका होगा, है कि नहीं? तुम बताओ। Yes, sir. R/n है। Na क्या है? दैट इज नथिंग, दैट इज एवोगाद्रो नंबर। Avogadro's number. नंबर का कोई यूनिट थोड़ी ना होगा, वो तो नंबर है। और स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट कभी कभी यूज होता है, तो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट जो है R/m, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. सिंपल। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तीनों ना कांस्टेंट याद रखना, कभी भी याद पड़ सकता है, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। अच्छा, आर की वैल्यू कभी कभी याद करनी पड़ेगी तुम्हें। देखो, आर की वैल्यू जो होती है, आर की जो वैल्यू होगी ये होगा, इसमें आर की जो वैल्यू होगा ये आर है, ठीक है। आर की जो वैल्यू होगी ए, इसको 8.31 25/3 भी अपन लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं सब कुछ बढ़िया बढ़िया लिखूं एसआई में, तब एसआई में लिखूं सब कुछ तो लिखूंगा 25/3। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? Okay, sir. सर 25 22 आपने लिखा 22 है, आप बोल 25/3। अरे भाग दो, मतलब 25/3 से जब भाग दोगे ना, देखो ओके आएगा 8.31 के आसपास। तो 8.31 थोड़ा सा कैलकुलेशन में अजीब लगेगा तुम्हें, है ना? अरे दशमलव में है, 25/3 आराम है ना? तो कभी कभी आर की वैल्यू हम लोग 25/3 रखेंगे, किस में? एसआई में, जब एनर्जी को जूल में रखा गया हो, नंबर ऑफ मोल और केल्विन में रखा गया हो। लेकिन अगर एनर्जी कभी इसमें लिखा गया हो, किसमें? कैलोरी में। कैलोरी में, तो हम 1.98 यूज करेंगे। और अगर प्रेशर को PV = nRT, अगर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिखा गया हो, वॉल्यूम को लीटर में लिखा जाए, और ये तो मोल और केल्विन, एन का तो यूनिट हमेशा मोल ही रहेगा और टाइम का यूनिट हमेशा केल्विन ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट बदलता है, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आधार पे लिखा जाए, तो हम इसकी आर की वैल्यू लिखेंगे 0.8221 या 0.83। समझ में आ रहा है? 0.8 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। आर की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर सब कुछ एसआई में लिखा जाए तो ये कितना होता है? 25/3। और अगर मैं वही जूल की जगह कैलोरी कर दूं, तो कुछ नहीं,
कैलोरी ये कितना हो जाएगा? 1.98. 1.98 एग्जैक्टली, और 2 के आसपास ही हम लोग लिखेंगे, लेकिन चलो 1.98 लिख लो। 1.98 ठीक है। कई बार मैं कैलकुलेशन के लिए क्या लिख दूंगा 2। अरे आसपास ही लेके आना ना, ऑप्शनल होता है अपने पास, तो ऑप्शन से पता चल जाएगा विच इज करेक्ट आंसर, जो बहुत करीब होगा। और तीसरा अगर एटमॉस्फेरिक मतलब प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिखा जाए, वॉल्यूम को लीटर में दिया जाए, तो उस केस में इसकी वैल्यू होगी 8.031। ठीक है, खत्म। समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो तुम्हें आर की वैल्यू यूज करना है। देखो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में बड़ा खेल है, ठीक है। एन तो हमेशा मोल में रहेगा, और टेम्परेचर को हमेशा अपन लोग केल्विन में ही रखेंगे, लेकिन हाँ सर, प्रेशर केल्विन में। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ सर। प्रेशर में ही लोचा होगा, प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कभी रखेंगे, तो ये वाला ये चीज यूज करना पड़ेगा। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यूज करोगे तो दैट इज लीटर, इसको लीटर में डालेंगे, ठीक है। अगर एसआई में रखना होगा, एसआई में रखना होगा, तो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है और प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है ये रखेंगे, ठीक है। और तुम्हें अभी आगे पता चलेगा कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है। 4.2 कैलोरी होता है 1 जूल में, 4.2 कैलोरी होता है। तो इसी में तुम ना 4.2 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा। कितने लोग आर की यूनिट को समझ गए? सच में बड़ा कंफ्यूजन होगा तुम्हें कि कौन सा आर कब रखना है, तो ये किससे पता चलेगा कौन सा आर कब रखना है? यूनिट समझ के रखना होगा। प्रेशर की यूनिट से पता चल जाएगा अपने को कि कौन सा आर किस में रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ तो बस ठीक है। तो अभी तुम्हारी मैथ्स की क्लास है ना? हाँ, अरे विकास सर की क्लास है 5:30 बजे से। तो चलो अपन लोग नेक्स्ट क्लास। कौन है जी? प्लीज यार माइक ऑफ कर लो, वरना अगर मैं निकाल दिया तो फिर सीधे रिमूव कर दूंगा। जिसके माइक से नॉइज आ रहा है, तुम लोग फोन से बतियाने लगते हो इसी में। तो तुम लोग को यहाँ तक समझ में आया? सर 1 Yes, जूल की sir. वैल्यू कितनी बताई थी अभी आपने? 4.3 कैलोरी। 4.2 बता। हाँ 4.2 कैलोरी इज इक्वल टू 1 जूल। सर ये फिजिक्स हुआ कि केमिस्ट्री? दोनों समझ लो। दोनों समझ लें। हाँ हाँ सर ये एल्बिन का पोर्शन हो रहा है। हाँ, क्यों? क्या? इंग्लिश का कुछ नहीं बताएं। अच्छा, क्या कह रहे हो इंग्लिश का? जी सॉरी, एक चीज बाय मिस्टेक। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? सर यही तो लिखे थे। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। अभी हम लोग आगे जो है जूल में, मतलब एनर्जी जो है एनर्जी का अब तक हम लोगों ने एसआई यूनिट जूल में पढ़ा था ना, लेकिन आगे हम ना कैलोरी में ही डील करने वाले हैं। तुम्हारा सवाल भी कैलोरी में होगा और आंसर भी अपन लोग कैलोरी में निकालेंगे। अगर कभी जूल में देगा तो जूल में निकालेंगे, ठीक है। Yes, sir. हाँ, और कौन इंग्लिश के लिए कह रहा था यार? सर या देखो मैं बता रहा हूँ कितने बताइए।